बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अपना बिजनेस मैथमेटिक्स का। चैप्टर नंबर है हमारा 14, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। तो हमने अभी जो पिछली एक्सरसाइज थी 14.1, उसमें हमने जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी कि सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, एडिशन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है मैट्रिसेस की। और आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। Okay, a determinant is also an arrangement of numbers in rows and columns, but it is always in a square form and can be reduced to a single value. ठीक है। अब ये याद रखना, उन्होंने कहा कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, 2 बाई 2 का हो जाए, 3 बाई 3 का हो जाए, 4 बाई 4 का हो जाए, लेकिन वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में मैट्रिक्स होगा। अभी जो मैंने पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूल्स में देखा, तो उसमें जरूरी नहीं था कि आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो या फिर इस तरह से। ये हम चेक करते थे कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर हो, तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं या डिफरेंट जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं वो देखे थे हमने। लेकिन जरूरी नहीं था कि वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। ठीक है। अभी जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कहा, देखिए ये 1 बाई 1 का टेबल है, ये 2 बाई 2 का टेबल मैट्रिक्स है, ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर इनके 1 2 एंड 3 है, तो लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनके रोज एंड कॉलम्स बराबर है। तो ये जैसे कि ये देखिए हमारे पास है ये ए लिखा हुआ, A1448 इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो इसका डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हम दो एक लाइंस जो होती है ना, इस तरह से ये देखें, ये लाइंस ये इनके थ्रू हम शो करते हैं। बाद में इसको ओपन करके कोई एक सिंगल वैल्यू आ जाती है हमारे पास। डिटर्मिनेंट को हमेशा जो है इस तरह से लाइन से शो करना है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, आपको डिफरेंट मेथड्स बताया। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्या है हमारे पास? A11 है, तो उसकी वैल्यू जो है वही आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि -3 है तो वो 3 -3 आ जाएगी। ठीक है, एज इट इज। अब ऑर्डर 2 का हो जाएगा तो आप ये देखें यहाँ पे, अगर ऑर्डर 2 का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी और उसके बाद माइनस इन दोनों, ये जो ऑफ डायगनल, ये पहले डायगनल वाली की वैल्यू फिर माइनस ऑफ डायगनल वैल्यू, इस तरह से आप करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा। नेक्स्ट ये ऑर्डर 2 बाई 2 का था, अब ऑर्डर 3 बाई 3 का देख लेते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे करके भी बताया, जिससे कि 2 3 1 4 वैल्यू है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस और 3 1 3, इस तरह से हमारे पास वैल्यू 5 आ जाएगी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हमारे पास होगा, तो उसको कैसे हम फाइंड करते हैं? अब ये देखें 3 है, इस तरह से पहले तो हमने मैट्रिक्स को लिख लिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और उसके बाद हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, अब क्या होगा? सबसे पहले तो देखें यहाँ पे, ये जो है ये हमारे पास पहले सबसे पहले आएगा A11, और ये रिमेनिंग ये वाला मैट्रिक्स ये आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, माइनस ये वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू, यानी कि 1 2। इसका मतलब है हमने इस वाली रो को, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ना है। इसके अलावा जो ये वाली लाइन है ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, जब हम A13 निकाल रहे हैं, इसका मतलब है हमने फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ना है, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है ये वाली आ जाएगी। ठीक है, याद रखना है जिसको भी आपने कंसीडर करना है। जैसे कि देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ, अगर हमने यहाँ पे A11 का निकाल रहे हैं, लिखना है पहले, तो हमने इस पूरी रो को और इस पूरे कॉलम को छोड़ के हमने इन वाली वैल्यूज का रिजल्ट में निकालेगा और साथ पूरी वैल्यू लिखेंगे। जब हम इस सेकंड के लिए कर रहे होते हैं, तो हमने इस सेकंड जो इसकी जो है फर्स्ट वन लिखा हुआ है ना A12, फर्स्ट पूरी रो को छोड़ देना है और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, फिर करेंगे। थर्ड के लिए हम कर रहे होंगे, तो हमने फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ देना, जो रिमेनिंग यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ जाएंगी वो लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे उन्होंने ओपन करके दिखाया, उसको देखते हैं तो मजीद क्लियर होगा आपको। ये देखिए A11 और साथ रिमेनिंग वो दो वैल्यूज, दो जो कॉलम्स थे, एक हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया, उसके अलावा जो रिमेनिंग की वैल्यू रहती है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमने A12 किया तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को छोड़ा और उसके रिमेनिंग वैल्यूज आ जाएंगी। A13 किया तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को छोड़ के उसके रिमेनिंग की वैल्यूज तो वो आ जाएगी। और साइन याद रखना है, पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता है। ऑल्टरनेटिव साइन चलता है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से। मजीद इसको फिर हम आपस में हमें पता है कि सेकंड वाले जो डिटर्मिनेंट होता है उसको कैसे ओपन करते हैं? 2 बाई 2 ऑर्डर को हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस दिस वैल्यू, फिर ये माइनस बाहर रह जाएगा, -A12, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, माइनस दिस वैल्यू, फिर A13 में इन दोनों वैल्यू को माइनस किया, माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, इस तरह से करके हमने यहाँ पे ओपन कर दिया सारी वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारे पास ऑर्डर 3 बाई 3 का, देखिए 1 2 3 3 है, और यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने डिटर्मिनेंट का देखिए साइन बता दिया कि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका। सबसे पहले तो हमने अपने ए मैट्रिक्स को लिख लिया, ए हमने कह दिया इसको ये है, उसका साथ इसको डिटर्मिनेंट लिख लिया कि हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं। एक्सपेंडिंग हम कैसे करते हैं ये देखें,
ये जैसे कि पहली वैल्यू है 2, ठीक है, 2 को हमने यहाँ पे रखा, पहली वैल्यू को 2, और इसका मतलब है हमने फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, और रिमेनिंग 1 0 4 -1 वाला हमारे साथ यहाँ पे मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट वैल्यू हमें पता है कि नेगेटिव साइन आएगा, -3 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि हमने ये माइनस वाला, ये सेकंड वाला हमने कंसीडर किया, तो हमने सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो को छोड़ देना है, ये 1 0 0 -1 वैल्यू आ जाएगी। थर्ड में हमने फिर लिखना है प्लस, और साथ -2 भी आ जाएगा क्योंकि इसके साथ साइन एज इट इज है, तो हमने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को छोड़ के ये चारों वैल्यूज को हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेम यही चीज यहाँ पे मैंने लिख के बता दिया, स्टैंडिंग देखिए, पहली वैल्यू 2, साथ इसका इसका मैट्रिक्स आ जाएगा, 2/2 का -3 ये वैल्यू आ जाएगी, फिर प्लस -2 ये आ जाएगा। अब ये साइन का ख्याल रखना है, पहली वैल्यू प्लस, दूसरी माइनस, फिर प्लस। अब इनका अपना जो साइन माइनस है, माइनस तो वो एज इट इज साथ आ जाएगा, फिर वो आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस साइन बन जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप इस साइन को ध्यान से देखना। अब ये देखेंगे है हमारे पास, इसको एक्सपेंड किया 1 इंटू -1 किया, तो ये आपके पास -1 आंसर आ जाएगा, और 0 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 और -1 -0, ये माइनस माइनस साइन +3 बन जाएगा, 4 इंटू -1 हमारे पास -1 हो जाएगा, और 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, और ये 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 -4 उसको मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक्सपेंड होकर आ जाएंगे सारे। 2 अब इसको मजीद ऐड किया तो ये -1 बन जाएगा, ये भी -1, ये 4, इस तरह से ये सारी वैल्यूज को हमने फिर मजीद ऐड किया तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। सिंगल वैल्यू हमारे पास आई है 8 डिटरमिनेंट इक्वल टू -13, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन 0 होता है तो फिर हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। और यहाँ पे इस तरह से सॉरी 0 आता है तो फिर इसको आगे नेक्स्ट हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे, वो हमारा सिंगुलर नॉन सिंगुलर में चला जाता है। फिलहाल आपने देखना कि यहाँ पे इसकी वैल्यू -13 आई है। फाइंडिंग द डिटरमिनेंट बाय सोरस डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कोई डायग्राम है उसके थ्रू बताया है। अब आप जितनी मर्जी आप चाहे तो एक मेथड को फॉलो कर लेंगे, या दूसरा मेथड है इसको फॉलो कर लें, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि आपने A11, फिर A22 और A33 इन तीनों को जो है डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने A12 और उसके बाद A13 और यहाँ पे A31, ठीक है, A31 आ जाएगा, ये वाला A31 यहाँ पे आगे लिख देना, इस तरह से सेकंड वाला फाइंड कर लेना। फिर थर्ड वाले पे A13 पे आएंगे तो A13 A21 और यहाँ पे रिमेनिंग वाला A32 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, जो यहाँ से जो वैल्यूज यहाँ से ले रही हो, जो यहाँ पे लिए तो उसको यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब आप चाहे तो इस मेथड को फॉलो करें, लेकिन बेस्ट मेथड वही है जो आपने पीछे देख लिया, वो आसान है। बाय एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द डिटरमिनेंट बाय सरस डायग्राम। अब यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए 2 है, 2 को फिर 1 लिखा और -1 लिखा, एक तो हमारे पास ये डायगोनल वाले एलिमेंट आ गए। फिर क्या था, -3 था, 0 था, और यहाँ पे अगली वैल्यू नहीं है तो हमने ये वाली 0 लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है, वो वाली वैल्यू लिखी। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, -2, फिर ये 1 और ये 4 भी आ गए। इस तरह से हमने डायग्राम की सारी चीजें सेट कर ली, और फिर इसको मजीद जो है मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यूज को निकाल दिया, ठीक है। और ऑफ डायगोनल वैल्यू को भी यहाँ से ऊपर से देख लेना, ये भी किस तरह से ली हुई है इन्होंने, ये देखिए पहले इसको जनरलाइज फॉर्म में देखे ना, पहले तो ये आपने ये सारी तीनों देख ली जो इस तरह से चल रहा था हमारा, ये वाली आ जाएगी, ये आ जाएगी, और फिर इसके सामने रिमेनिंग ये आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये जो इन्होंने 1 2 A11 है तो A21 रह गया, यहाँ पे A31 रह गया, A12 था तो A22, यानी कि जो भी 2 वाली वैल्यूज है सारी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखें, जिनके यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है वो सारी आ जाएंगी, जिनके लास्ट में यहाँ पे 2 आ रहा है वो यहाँ पे इस तरह से सेट होकर आती है, जिनके लास्ट पे 3 आ रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी, फिर दोबारा से जिनके 1 आ रहा है वो यहाँ आ जाएंगे, जिसके 2 आ रहे हैं सब करके उन्होंने सेट किए हैं। अच्छा जी, आप वही मेथड फॉलो करें जो आपने पहला वाला मैंने भी बताया था, वो ज़्यादा सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी ये मैंने आपको कहा था सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी हमने भी इसमें देखना होता है। डिटरमिनेंट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज 0। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे -13 आई है, अगर 0 डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब है वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और जैसे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 4 1 2, इसको हमने एक्सपेंड किया, 2 को मल्टीप्लाई किया -4, इस तरह से हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये है हमारे पास hence A is a singular matrix, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 4 3 1 इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू 5 आती है। तो सिंगल बेसिकली बी मैट्रिक्स जो है इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्रैमर रूल्स के थ्रू हमने इसको सोल्व करना होगा, ठीक है। अब क्रैमर रूल क्या है,
अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखें, इस तरह की इक्वेशन होती है ना, एक्स वाई, और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरह से दो इक्वेशन आपको दी होंगी। हमने जो है इन दोनों इक्वेशंस का ये जनरलाइज फॉर्म में आपको पहले बता रहे हैं। हमने दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स है A1 B1 A2 B2 कोफिशिएंट्स को हमने लिख के एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हमने डेल्टा एक्स फाइंड करना है। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है कि हमने जो है एक्स वाला जो है एक्स वाली वेरिएबल की जगह पे हमने कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया। कांस्टेंट हमारा D1 D2 है ना, कांस्टेंट को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स वाली जगह पे, बी वाली वैल्यू एज इट इज है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया, इसको भी हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जब डेल्टा वाई के लिए होगा तो हमने क्या करना है, इसको वाई की जगह पे रिप्लेस कर देना कांस्टेंट को। पहली वाली वैल्यू एक्स की एज इट इज आ जाएंगी, वाई वाली जगह पे हमने जो है रिप्लेस कर लिया जो कांस्टेंट की वैल्यू है। इस तरह से हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ वाई के लिए हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमने नॉ एक्स फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई का होगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, यानी कि जो आपने डेल्टा एक्स डिटरमिनेंट एक्स की वैल्यू निकाली होगी वो लिख लेंगे, नीचे डेल्टा की वैल्यू। इस तरह से दूसरा वाला भी हम इस तरह से सोल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। अब अच्छा, जब हम क्रैमर रूल का जो है क्वेश्चन देखते हैं, पहले हमने इसको मेथड में देखा कि हमने क्या करना होता है, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। हमने जो कोफिशिएंट्स है उनका डिटर्मिनेंट बना लिया हमने, ये देखें। अब डेल्टा एक्स के लिए हमने जो है एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया, डी वाली जो वैल्यू कांस्टेंट वाली वैल्यू लिख ली और इसी तरह से एक डिटर्मिनेंट बना लिया। फिर वाई के लिए भी हमने इस तरह से डिटर्मिनेंट बना लिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्स, हमने जब निकालना है जो कोफिशिएंट की एक्स वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या लिखना है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा का मतलब है जो हमने कोफिशिएंट सिंपल कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट निकाला है वो, और डेल्टा एक्स का मतलब है जो हमने एक्स वाली वैल्यूज को की जगह पे हमने जो कांस्टेंट को रिप्लेस किया था वो वाला डिटरमिनेंट। वाई के लिए हमने क्या करना है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा। अब यहाँ पे वाई वाली वैल्यूज को रिप्लेस करना है, और इसके बाद जो है हमने पीछे डेल्टा इस तरह से जो है कांस्टेंट वाला वो लिख लेना है, ठीक है, कोफिशिएंट वाला सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या होगा, हमने सबसे पहले तो देखिए कोफिशिएंट्स का जो है ये बना लिया हमने, ठीक है। जैसे क्या कोफिशिएंट था 2 3 3 2, ये हमने बना के इस तरह से लिख लिया, और इसका फिर हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और ये 8 - 2 है, इसको फिर रिप्लेस करेंगे बाद में हम, ठीक है। ये आपने जो सबसे पहले तो काम क्या होना चाहिए आपका, जो आपने इसको यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, और ये जो 8 - 2 है इसको भी नोट कर लिया कि हमने इसको आगे यूज करना है दो जगह पे। यहाँ पे आता है, देखिए सबसे पहले तो ये आगे की वैल्यू -13। अभी हमें पता है कि हमारे पास कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर, ये भी आपने देखे ना। अभी हमने देखा था कि नॉन सिंगुलर होता है तो उसका हमारा डिटरमिनेंट आगे की वैल्यूज को हम सोल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, एग्जिस्ट करता है। अभी यहाँ पे नॉन सिंगुलर आ रहा है। इसके बाद आता है डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, जब हमने निकालना है तो हम डेल्टा एक्स लिखेंगे। जो एक्स की जगह पे है वैल्यू को हम कांस्टेंट वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, 8 - 1 3 -2, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सोल्व किया तो वैल्यू आ जाएगी -13। नेक्स्ट आता है डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने एक्स की वैल्यू को रहने देना है और वाई की जगह पे रिप्लेस करना है, ठीक है। क्या करेंगे, वाई की जगह पे हमने कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया 8 - 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा वाई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो हम जिस तरह से निकालते हैं, हमने मेजरमेंट निकाल लिया, -26 आ जाएगा। अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा, -13 ओवर 13, तो ये 1 आ जाएगा। वाई लिया तो डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा, -26 ओवर -13, क्योंकि हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 और 2 हमारे पास एक्स की और जो है वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा से क्रैमर रूल है, अगर हमारे पास क्या हो जाए, 3 अननोन हो जाए। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जितनी हमारे पास अननोन होते हैं उतनी इक्वेशंस हमारे पास होती हैं। जैसे कि पिछले वाले अभी क्वेश्चन में 2 अननोन थे तो 2 इक्वेशंस थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जी 3 अननोन है तो 3 इक्वेशंस होंगी, एक, ठीक है। A1 B A2 A3, इस तरह से 3 इक्वेशंस हमारे पास होंगी। अब जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जी के, इसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको भी हमने लिख लिया क्योंकि हमने इनको यूज करना होता है। सबसे पहले तो हमने ये देखा डेल्टा इक्वल टू ए बी सी, इस तरह से हमने एक अपना जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना लिया। और यहाँ पे फिर हमने जो है इसके बाद जब डेल्टा एक्स निकालना है तो एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देना है सारे कॉन्स्टेंट्स को। जब हमने वाई वाला डेल्टा निकालना है तो हमने वाई की जगह पे रिप्लेस कर दिया सारे कॉन्स्टेंट्स को। जब हमने जी के लिए डेल्टा निकालना है तो हमने जी की जगह पे रिप्लेस कर दिया सारे कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। बाकी पहले वाले दोनों कॉलम सेम रहेंगे जो एक्स के थे और वाई के।
जहाँ यहाँ से हमने एक्स वाई जी जब सोल्व करना है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, डेल्टा जी ओवर डेल्टा, इस तरह से हमने इनको लिख लेना। ठीक है, जो हमारे सेकंड का था जो 2/2 का, उसी की बस एक्सटेंशन है ये। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। यहाँ पे ये हमारे पास सारे कॉफी एक गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है, हमने इन तीनों इक्वेशंस के एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स लिख लिए, और साथ जो है 602 जो है हमने ये कांस्टेंट बता दिया कि ये हमारे कांस्टेंट्स है। ये हमारे पास, इसको जब 3/3 को सोल्व करना, सबसे पहले हमने 3/3 के उनको सिंपल जो है डिटर्मिनेंट को सोल्व करना सीखा था ना। अब यहाँ पे जो है इनको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि ये देखें 1 है, ये पहली वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसको भी हमने 2/2 में कन्वर्ट करना होता है, और इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा साथ। ठीक है, फिर आ जाएगा -1, ये देखिए -1 आ गया ना, और साथ हमने जो है फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ना, तो हमारे पास वैल्यू 1 2 और -1 -2 ही आ जाएगी। ठीक है, थर्ड के लिए जब हमने करना है +1 दोबारा से आ जाएगा, फिर क्या करना है, फर्स्ट रो को और जो है ये थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, तो ये वैल्यू 1 1 2 3 इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अभी 2/2 के मैट्रिसेस हैं सिंपल, और इनमें डिटर्मिनेंट हमें सोल्व कर लेना, तो क्या करते हैं, इसमें हम सोल्व ऐसे करते हैं, हमने ये किया 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 को -1 के साथ, फिर इसके बाद 1 को -2 के साथ, फिर -this, फिर ये इनको मल्टीप्लाई किया और -this, इस तरह से करके हमने ये सारे जो है वैल्यूज को सोल्व कर लिया, और मजीद फिर सिंप्लीफाई करके वैल्यूज को हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, आपको पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये डिटर्मिनेंट जो है हमारा जनरलाइज फॉर्म में तो आ चुका है, अब हमने एक्स के लिहाज से निकालना है, और फिर वाई के इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। एक्स करना है तो हमने जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर दिया, एक्स की पोजीशन पे हमने तीनों कॉन्स्टेंट जो थे हमारे यहाँ पे इक्वेशन में थे ना, 6 0 और 2, यहाँ पे एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। हमने इसको भी सेम इसी मेथड से एक्सपेंड किया, 6 लिखा, और ये 1 -1 3 -2 करके आ जाएगा, -1 फिर यहाँ पे 0 -1 2 2 फिर +1, इस तरह से करके हमारे पास ये सारे आ जाएंगे वो कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट, सारी वैल्यूज को सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हमने जो कोफिशिएंट को सोल्व किया ये y के लिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो है y की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया सारे कांस्टेंट्स को, और फिर सेम वही मेथड जो 3/3 का जो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं ओपन करके, उस तरह से हमने ओपन करके सोल्व कर लिया, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट्स। अब यहाँ पे क्या, एक्स की वैल्यू एज इट इज, वाई की वैल्यू एज इट इज, और जो जी की जगह पे है वहां पे वो आ जाएगी कांस्टेंट्स की वैल्यू, इसको हम डेल्टा जी कह देंगे। इसको भी एक्सपेंड कर लिया, 3/3 का मैट्रिक्स था, और उसका डिटरमिनेंट ओपन कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ से हमने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े थे, डेल्टा एक्स के लिए क्या होता है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाएगा 2/2 1 वैल्यू, वाई के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई और डेल्टा, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, जी के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी ओवर डेल्टा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज, ये बिल्कुल छोटी सी वो जो है एक्सरसाइज की, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल्स थोड़ी सी थी, अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, हमने इनकी जो है वैल्यूज फाइंड करनी है। इसका जो है हम सोल्यूशन बुक पे आते हैं, ये देखें ए है, हमने ए को हमने देखा तो एज इट इज लिख सकते हैं हम जब, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ अ सिंगल वैल्यू इटसेल्फ। ठीक है, ए है तो फिर ए आ जाएगा, -3 है तो -3 आ जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज आ जाती है, अगर साइन अगर माइनस है तो माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखा था इसको। ठीक है, जैसे कि -29 है तो -29 आ जाएगा, ये अभी देखिए उन्होंने बता दिया यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में। अब ये ए बी सी डी है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2/2 का है, इसका हमने क्या करना है, ए डी -BC, इस तरह से करके हमारे पास ये इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, इन जनरलाइज फॉर्म में है ना, कोई वैल्यू तो नहीं निकलेगी सिंगल। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी निकल जाएगी, वो है 2 -4 1 -2, इसको हमने सोल्व किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -4 माइनस, और ये जो है ये भी -4 है, तो -4 +4 हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 3/3 का, सेम वही मेथड, हमें यहाँ पे पहले 1 के लिए एक्सपेंड करना है, तो हमने पहली रो को पहले कॉलम को छोड़ना है, तो 2 1 -2 2 आ जाएगा यहाँ पे, -2 जब लिखा सेकंड वैल्यू -2 लिखी, तो उसके लिए फिर हमने फिर दोबारा से फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, तो 3 0 1 2 ये आ जाएगा। फिर 3 के लिए किया तो हमने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, तो 3 2 0 -2 उसका से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और मजीद फिर आपको इनका तो 2/2 का ओपन करना आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -20 डायगोनल वैल्यूज को माइनस ऑफ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल वैल्यूज माइनस ऑफ डायगोनल वैल्यूज इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमने एक्सपेंड कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया वैल्यूज को। आ जाएगा -44 हमारे पास
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब ये बताना है कि सिंगुलर कौन से और नॉन सिंगुलर क्या है। अब हमें पता है कि हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी डिटर्मिनेंट के थ्रू ही बताते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है 2/2 का, 2 1 0 2, हमने इसको एक्सपेंड किया दूसरा भी 2/2 का, नेक्स्ट थर्ड जो है वो 3/3 है। तो 2/2 को हमने सोल्व किया, 2 2 4 -0, तो हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये क्या है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चाहे नेगेटिव वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए, कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। बी है, बी के बी को हमने सोल्व किया, 4 2 -2 -1 आ जाएगा। यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब है बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी, 3/3 का मैट्रिक्स। उसको हमने पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर एक्सपेंड किया, उसको 2 में हमने कन्वर्ट किया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है, जो कि हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, सी इज अ नॉन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ए लिखा हुआ है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड के। अब यहाँ पे हमने उन्होंने कहा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स ही आपने कंसीडर करना है और के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, एक तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके इस तरह से निकालना है। क्या किया, सबसे पहले तो हमने ए को लिखा, फिर इसको ए को हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया, फिर एक्सपेंडिंग किया, जो हम मेथड हमने देखा हुआ 3/3 के लिए सोल्व करने के लिए क्या होता है, पहले 2 लिखा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, ये आ जाएगा। फिर -3 है, उसको लिखा, फिर उसके लिए भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। फिर 5 लिखा, फिर इसके लिए फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया। इस तरह से हमने एक्सपेंड कर लिया। मजीद इसको जो है, जो अननोन वैल्यू थी उसको एज इट इज रहने देना आपने। हमने इसको फिर ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास 64 24 के -36 इस तरह से वैल्यू आती है। मजीद सोल्व किया तो एक हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी और एक के फॉर्म में आ जाएगी। अब उन्होंने हमें कहा है कि सिंस मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर, यानी कि उन्होंने हमें बाउंड कर दिया कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर अब हमने यहाँ पे इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर करते हुए 0 की क्रिएट कर लेना है, और यहाँ से हमारे पास 12 इधर आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे, और 24 को जला के डिवाइड कर दिया तो के का रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस तरह से आपने करें, इसको पहले आपने सेम वही मेथड अप्लाई करना है जो आप करते हैं इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए। बस आपने जो है राइट हैंड साइड पे इसको 0 के साथ इक्वेट करके के की वैल्यू निकालनी है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू बतानी है इफ बी इज इक्वल टू -2 वेयर बी इज दिस। अब यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और हमने यहाँ पे पी की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब कि सबसे पहले तो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे और फिर क्रिएट करेंगे -2 के, फिर वहां से हमारे पास पी का रिजल्ट आएगा। हमने जो है पी इक्वल टू -2 लिखा, बी को हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, 4 2 8 -3 पी इक्वल टू -2। अब यहाँ से हमने जो है कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके चले गए, पी इधर ही रहा। अब ये आ जाएगा, अब यहाँ से 3 को साइड पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास पी का रिजल्ट आ जाएगा 10/3। ठीक है, ये हमारा जो है पी का रिजल्ट आ जाएगा, हमने यही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 8। यानी कि ए का डिटरमिनेंट 2 आ जाएगा, बी का डिटरमिनेंट 8 आ जाएगा। यहाँ पे ए और बी दोनों मैट्रिसेस दिए हुए हैं और कहा है कि ए और बी को फाइंड करो। दो अननोन है तो दो ही इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स की बना। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो हमने ए को लिख लिया इज इक्वल टू 2, और इसके बाद आता है हमारे पास इनको यहाँ पे ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू को लिख दिया, मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, जैसे हम जो सीखा हुआ है हमने डिटरमिनेंट को सोल्व करना। याद होगा यहाँ पे 4a - 6b। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू 2। यहाँ से इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। b जो है डिटरमिनेंट इक्वल टू 8 है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3a प्लस 2b इक्वल टू 8 किया, दो इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, दो इक्वेशंस और दो अननोन। अब यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, ए और बी को। अब इनको कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे ताकि आपस में हम इनको जो है सिंप्लीफाई कर सकें, कटिंग करके। अब ये 3 है और यहाँ पे ये 2 है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन जो 2 है उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया आपस में इनको। ठीक है, क्योंकि साइन हमारे ऑपोजिट है ऑलरेडी। पहली वाली इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, सेकंड वाली इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 9a प्लस 6b इक्वल टू 24, आपस में ये कैंसिल आउट होके 13a इक्वल टू 26 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास a का रिजल्ट आ जाएगा a इक्वल टू 2। ठीक है, अब a इक्वल टू 2 को हम किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में सेकंड दोनों में स्पेसिफिक पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा b का। ठीक है, इस तरह से हमने जो है b की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, solve the following system of linear equations by Cramer's rule if possible। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये 4 क्वेश्चन है। और पहले देखिए इनको, सबसे पहला है हमारे पास दो इक्वेशंस वाला, x + y 2x - y 6 9 हमारे पास कांस्टेंट है, हमने डिटरमिनेंट लिखा 1 1,
2 - 1 ये हमारे पास सोल्व होकर -3 आ जाएगा। एक्स के लिए फिर हमने क्या किया, सेम वही मेथड पे एक्स की जगह पे हमने जो है कॉन्स्टेंट को रिप्लेस कर दिया, सोल्व किया, ये -15 आ जाएगा। फिर जो है हमने वाई के डेल्टा वाई जब निकाला तो हमने वाई की जगह पे कॉन्स्टेंट को रिप्लेस कर दिया और वो को सोल्व कर लिया, ये हमारे पास आ जाएगा -2। इस तरह से हमारे पास जब ये वैल्यूज आ जाएंगी, हमने एक्स निकाला तो आएगा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई के लिए किया तो डेल्टा वाई और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट में वैल्यू आ जाएगी 5 1। नेक्स्ट हमने जो है सेकंड उसको सोल्व करना है क्वेश्चन को, तो ये हमारे पास 4x + 3y आउटपुट कर लेंगे, आसान ही है। हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स को लिखा, कोफिशिएंट्स को सोल्व किया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, देयरफॉर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे आपका जो है सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, जब डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स को हम मजीद आगे सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने कह दिया देयरफॉर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थी, इसमें हमने लिखा ये भी 2/2 का ही है, हमने कोफिशिएंट्स लिख लिए, उसको सोल्व किया, फिर 0 आ गया, इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर डिटर्मिनेंट ऑफ, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट, पीछे वाले का एग्जिस्ट करता है, मेरे ख्याल में वैल्यू 57 आ गई, सॉरी एग्जिस्ट करता है, इसका 0 नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने डेल्टा एक्स लेना है, हमने तो यहाँ पे एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट को, डेल्टा वाई लेना है तो वाई की जगह पे रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट को, और इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 114 होगी 0। फिर यहाँ से एक्स निकाला तो 2 आ जाएगा, वाई निकाला तो उसका 0, सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा।